गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं उमेश सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नौ भारत वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें जानने का, लेकिन फटाफट अंदाज में। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। कल होगी केंद्रीय बजट 2022 को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक। आर्थिक सर्वेक्षण के बाद नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू आज अलग अलग पार्टी के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। बजट सत्र के एजेंडे पर चर्चा होगी। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में हंगामे के आसार। पेगासस, चीन, किसान जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। पेगासस मुद्दे पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग। एडिटर्स गिल्ड ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल से पेगासस पर एनवाईटी रिपोर्ट का संज्ञान लेने को कहा है। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज होगा पीएम मोदी का चौपाल कार्यक्रम। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर के वोटर्स को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को गोवा के संवोडम में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उनके साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। पणजी में अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज। राहुल को मोदी फोबिया से पीड़ित बताया। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा गोवा में दिगंबर कामत की सरकार 3A से जानी जाती है: अव्यवस्था, अस्थिरता और अराजकता। सीएम योगी आज फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद और एतमादपुर के दौरे पर जाएंगे। चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रविवार की शाम सीएम योगी हापुड़ के पिलखुआ पहुंचेंगे। प्रभावी मतदाता कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पिलखुआ में सीएम योगी ने पिछली सरकार पर निशाना साधा। कहा उनकी सोच परिवारवादी थी और काम दंगावादी। सीएम योगी ने बुलंदशहर में हॉस्पिटल का जायजा लिया। खुर्जा में प्रभावी मतदाता कार्यक्रम में शामिल हुए। हाथरस में जेपी नड्डा ने कहा कि राजनीतिक दल को चुनने के लिए उनका पूर्व इतिहास देखना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मैनपुरी के दौरे पर हैं। वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह आज मथुरा दौरा करेंगे। पार्टी की कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। आज ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और अलीगढ़ जाएंगे। राधा मोहन सिंह पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेंगे। यूपी में कांग्रेस का नया दाव। सूबे की 1 करोड़ महिलाओं को प्रियंका गांधी की तरफ से पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। आज कांग्रेस की मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में रणदीप सुरजेवाला, जालंधर में दिग्विजय सिंह और देहरादून में सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी ओर गुजरात में हार्दिक पटेल, वाराणसी में रंजीता रंजन और सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरठ से कांग्रेस प्रत्याशी का बीजेपी प्रत्याशी के लिए विवादित बयान। जनता से कहा, मैंने उनके लिए कब्र खोद दी है, मिट्टी डालने का काम आप करो। चमकौर साहिब के साथ भदौर से भी चुनाव लड़ेंगे सीएम चन्नी। आज भदौर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। केजरीवाल का चन्नी पर निशाना, कहा चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब हमारा चमकौर साहिब वाला सर्वे सच है क्या? कांग्रेस ने अदिति सिंह के पति को टिकट नहीं दिया। अदिति सिंह के पति पंजाब के नवांशहर से मौजूदा विधायक हैं। कैप्टन अमरिंदर आज नामांकन दाखिल करेंगे। अमरिंदर पटियाला शहरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल भी आज नामांकन करेंगे। जलालाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं सुखबीर बादल। पंजाब में सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की जीत का दावा किया। कहा कांग्रेस को खुद कांग्रेस ही हरा सकती है। उधम सिंह नगर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। किच्छा विधानसभा सीट से टिकट न मिलने पर नाराज सांसद विपिन मल्होत्रा को मनाया। सफाई दौरे पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करहल सीट से नामांकन भरकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। अखिलेश के नामांकन में कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से केवल 4 लोग जाएंगे। रास्ते में कोई जुलूस या फिर रोड शो नहीं होगा। अमित शाह का चैलेंज, अखिलेश यादव को स्वीकार। ट्वीट कर लिखा, सच को तैयारी की जरूरत नहीं, समय और जगह बताएं। अखिलेश यादव पर सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार की चुटकी, पूछा नोएडा आ पाएंगे क्या?
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपनी जान को खतरा बताया, कहा मुझे मारने की भी साजिश की जा रही है। आज चुनाव आयोग की अहम बैठक, रैलियों और जनसभाओं पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग की बैठक वर्चुअली होगी। 5 चुनावी राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। आज किसान देशव्यापी विश्वासघात दिवस मनाएंगे, सरकार पर वादा न पूरा करने का आरोप लगाया। संजय राउत के वाइन वाले बयान पर किरीट सोमैया का तंज, कहा वो राज्य के सबसे बड़े किसान। नाना पटोले का बीजेपी पर पलटवार, कहा बीजेपी ने हर गांव में शराब की दुकान खोली है। आज राज्य चुनाव आयोग ने मुलाकात करेगा पश्चिम बंगाल बीजेपी का दल, बचे हुए नगरपालिका के चुनाव टालने की मांग होगी। आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भागवत कोलकाता में आरएसएस के क्षेत्रीय कार्यालय केशव भवन में बैठक करेंगे। संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा जम्मू कश्मीर को चीन और पाकिस्तान का हिस्सा दिखा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। लवन्य हत्या मामले में आज दिल्ली एबीवीपी का प्रदर्शन, आत्महत्या मामले में निष्पक्ष सुनवाई की मांग। गुजरात एटीएस ने किशन भरवाड़ हत्याकांड में मौलाना कमर गनी उस्मानी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। मौलाना गनी को आज कोर्ट में पेश कर सकती है गुजरात एटीएस। किशन भरवाड़ हत्या केस मामले में गुजरात एटीएस ने दरगाह में सर्च ऑपरेशन किया। किशन भरवाड़ मर्डर पर गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने सवाल उठाए, कहा अलर्ट के बावजूद हथियार कैसे आए। कानपुर में भीषण सड़क हादसा, दुर्घटना में 6 लोगों की मौत। भोपाल के नजदीक बरसिया के गौशाला में बड़ी संख्या में गायों की मौत। बोकारो में भाषा की लड़ाई का आंदोलन बढ़ा, कोडरबा के पूर्व सांसद के वाहन पर आंदोलनकारियों का हमला। शिलांग के पुलिस बाजार में बम विस्फोट, पुलिस बाजार व्यवसायिक केंद्र है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सिवान में ज्वेलरी डकैती के विरोध में आभूषण की दुकानें बंद रखी गईं। डीआईजी रविंद्र कुमार ने स्थिति का जायजा लिया। विजयवाड़ा में 14 साल की लड़की ने आत्महत्या की, टीडीपी नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप। राजस्थान के चूरू में दलित शख्स के साथ मारपीट, 8 के खिलाफ मामला दर्ज, 2 गिरफ्तार। श्रीनगर में कॉर्पोरेटर्स का कैंडल लाइट प्रोटेस्ट, आम लोगों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा तय करने का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पिछली पेशी में मुकुल रोहतगी ने जल्द सुनवाई की मांग की। अप्रैल से दिसंबर के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात में 35% की वृद्धि हुई है। उद्योग मंत्रालय ने यह जानकारी साझा की है। सरकार ने एमआर कुमार का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया, 2023 तक बने रहेंगे एलआईसी के चेयरमैन। भारत में अभी तक नए वेरिएंट न्यूकोव का कोई मामला सामने नहीं आया। एलएनजेपी अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश ने जानकारी दी है। दिल्ली में कोविड के 3674 नए मामले, 30 मरीजों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1160 नए कोविड मामले सामने आए, 10 मरीजों की मौत हुई। उत्तराखंड में कोविड के 2184 नए मामले, एक्टिव मामलों की संख्या 30,790 पहुंची। केरल में बीते 24 घंटे में कोविड के 51,000 से ज्यादा मामले सामने आए, एक्टिव मामलों की संख्या 3 लाख के पार पहुंची। उत्तर प्रदेश में कोविड के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 26 मरीजों की कोविड से मौत हुई है। असम में कोविड के 910 ज्यादा मामले सामने आए, पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 33 की मौत। रूस में कोविड के 1,21,000 रिकॉर्ड मामले सामने आए, 668 लोगों की कोविड के चलते मौत हुई है। चीन में रोबोट लोगों को पहुंचा रहा है खाना, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के मीडिया सेंटर के कैफेटेरिया में रोबोट लोगों को हर तरह की सुविधाएं दे रहा है। पुर्तगाल में चुनावों के लिए मतदान खत्म, पुर्तगाल में सरकार गिरने की वजह से 2 साल पहले चुनाव हो रहे हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में तेज हवाओं के चलते 2 लोगों की मौत, 100 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हैं हवाएं। भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का ने भारत और इजराइल दोनों को बधाई दी, कहा हमारी बढ़ती साझेदारी से दोनों देशों को कई फायदा हुआ है। जर्मनी के उत्तरी सागर तट से टकराया तूफान, रेल और सड़क यात्रा बाधित। रूस यूक्रेन तनाव पर बोरिस जॉनसन ने चिंता जताई, रूस से बातचीत कर मसले के हल का आग्रह किया।
रूस के विदेश मंत्री का दावा, नाटो यूक्रेन को गठबंधन में लाना चाहता है। कीव में युवाओं को दी जा रही है सेना की ट्रेनिंग, रूस के संभावित हमले को देखते हुए चल रही है तैयारी। सूडान के शहर खर्तूम में जारी है विरोध प्रदर्शन, सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ करीब 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है। सर्बिया में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग। डेनमार्क में तेज तूफान से कई मकान और कैंप तबाह हुए। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तेज बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी। पाकिस्तान में ईसाई पादरी की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। वियतनाम में लोगों ने नए साल की तैयारियां की। 1 फरवरी को वियतनाम के लोग नया साल मनाते हैं। पोप फ्रांसिस ने लोगों को लूनर न्यू ईयर की बधाई दी, कहा यह नया साल आपके जीवन में खुशियां लाए। ऑस्ट्रेलियन ओपन पर नडाल का कब्जा, 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। नडाल ग्रैंड स्लैम के 145 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा मेंस सिंगल्स खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी मेसन ग्रीनवुड रेप के आरोप में गिरफ्तार हुए। बीजिंग विंटर ओलंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम के रिहर्सल का आयोजन, जमकर हुई आतिशबाजी। कांग्रेस नेता रावत ने लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, नौजवानों के साथ कबड्डी भी खेली। चौथे वनडे में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 34 रन से हराया, मोइन अली ने खेली धमाकेदार पारी। रोमांच से भरपूर रहा इकलौता महिला एशियस टेस्ट, अंतिम गेंद पर इंग्लैंड ने ड्रॉ कराया मुकाबला। लेजेंड्स लीग क्रिकेट में वर्ल्ड जायंट ने एशिया जायंट्स को फाइनल में 25 रन से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। कोरी एंडरसन ने जोड़े 8 छक्के। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले भारतीय खिलाड़ी अहमदाबाद में क्वारंटीन रहेंगे। लता मंगेशकर कोविड और निमोनिया से उबर चुकी हैं, महाराष्ट्र के मंत्री राजेश टोपे ने यह जानकारी दी। बिग बॉस 15 की विनर बनी तेजस्वी प्रकाश, मिली 40 लाख रुपए प्राइज मनी। बिग बॉस 15 के फाइनल में सलमान खान ने कैटरीना कैफ को दी शादी की बधाई। सलमान ने कहा, कैटरीना शादी मुबारक हो। मिथुन चक्रवर्ती जल्द ओटीटी डेब्यू करेंगे, वेब सीरीज बेस्ट सेलर में नजर आएंगे। सलमान खान कैटरीना कैफ 12 फरवरी से शुरू करेंगे टाइगर 3 की शूटिंग। फिल्म की पूरी कास्ट इंपीरियल होटल में क्लाइमैक्स शूट करेगी। और देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें आपने देख ली। अब आपको 1 मिनट में बाकी और अहम खबरों से वाकिफ कराते हैं। देश को जिसका इंतजार था वो वक्त आ गया है। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। महामहिम के संबोधन के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। ठीक आधे घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-22 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। इसके बाद कल यानी 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश होगा। एक तरफ बजट सत्र का आगाज हो रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का दौर है। इसके मद्देनजर संसद में खास तैयारियां हैं। लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बैठक होगी। बजट सत्र के पहले 2 दिन शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होंगे। पीएम 7 फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे तो राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 4 दिन का वक्त है। 2 फरवरी से लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। निचले सदन की बैठक के दौरान दोनों सदनों के कमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। और बजट सत्र को लेकर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने को लेकर सभी पार्टियों को मनाने की कोशिश होगी। बजट सत्र के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल होंगे और सभी पार्टियों के नेताओं से बातचीत करेंगे। सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक मीटिंग दोपहर 3 बजे शुरू होगी और इसमें सभी पार्टी के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे।
बजट सत्र से ठीक पहले पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है और विपक्ष इसको लेकर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के बाद से ही विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। पिछले सत्र में भी इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुई है। राज्यसभा के 12 सांसद पूरे सत्र के दौरान निलंबित रहे। सरकार चाहती है कि सदन का ये सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चले और विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही ठप न हो, इसलिए इस मीटिंग में होने वाले कामकाज को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। और एक तरफ बजट सत्र की शुरुआत हो रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीति भी तैयार है। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर समझिए। बजट सत्र के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तैयारी पूरी है तो विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ पूरी तरह से तैयार बैठा है। पूरी उम्मीद है कि इस बार बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को कई मुद्दे पर घेरने की रणनीति बना चुका है। पेगासस जासूसी मामले पर घेरने की कोशिश, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर घेरने की रणनीति, एयर इंडिया का निजीकरण, दूसरी सरकारी कंपनियों का निजीकरण, राहत पैकेज, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दे। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की लिस्ट में ये सारे मुद्दे होंगे। पूरी संभावना है कि कांग्रेस पार्टी इन मसलों पर सरकार को घेरेगी और संसद सत्र हंगामेदार हो सकता है। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पेगासस मुद्दे पर संसद के निचले सदन को कथित रूप से गुमराह करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की है। और इधर यूपी का चुनावी रण धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। प्रदेश में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई है तो आज अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पूरी डिटेल 1 मिनट के भीतर समझिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी की पुरजोर कोशिश में जुटी है तो भगवा को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता अपनी टीम के साथ डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं तो अखिलेश यादव अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मैन टू मैन कैंपेन का दावा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनावी मैदान में हैं, तो ये पहली बार है जब अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आज मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अखिलेश यादव अपने सफाई आवास से सुबह 10:30 बजे के करीब मैनपुरी जिला मुख्यालय में नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। इस दौरान पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से अखिलेश के साथ सिर्फ 4 लोग होंगे, जबकि अखिलेश के साथ रास्ते में कोई जुलूस या फिर रोड शो नहीं होगा। आपको बता दें कि तीसरे चरण में यहाँ चुनाव होना है, जबकि 20 फरवरी को मतदान होगा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन बेहद खास है। चुनाव की तेज हलचल के बीच आज कई हाई प्रोफाइल नेता अपना पर्चा दाखिल करने वाले। 1 मिनट के भीतर पूरी डिटेल समझिए। पंजाब का चुनावी रण, 3 चेहरे, सबसे बड़ा दिन आज हाई प्रोफाइल नेताओं का लगेगा जमघट। राज्य में एक ही दिन कई दिग्गज नेता अपने नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल एक ही दिन अपने विधानसभा में पर्चा दाखिल कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से पर्चा दाखिल करेंगे, जबकि सीएम चन्नी बरनाला भदौड़ से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उधर सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से पर्चा दाखिल करेंगे, जबकि प्रकाश सिंह बादल लंबी से अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब चुनाव के लिए रविवार को जो 8 लोगों की लिस्ट जारी की है, उसमें चरणजीत सिंह चन्नी का भी नाम शामिल है, यानी चन्नी 2 सीटों से चुनावी मैदान में है। बरनाला भदौड़ सीट के अलावा चन्नी चमकौर साहिब से भी चुनावी मैदान में है। यूपी के चुनावी रण में सभी पार्टियों की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं तो बीजेपी के दिग्गजों के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी इसमें एंट्री करने वाले हैं। 1 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम समझिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है तो बीजेपी एक बार फिर ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। ताबड़तोड़ रैलियों के बीच आज से प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो रही है। पीएम मोदी आज वर्चुअल रैली से इसका आगाज करेंगे, जबकि सीएम योगी आगरा से इस रैली का हिस्सा बनेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी साख कमजोर होता देख बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है तो बीजेपी को मोदी चेहरे पर पूरा भरोसा है। प्रथम चरण का चुनाव भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में होना है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली वेस्ट यूपी के 5 जिलों से शुरू हो रही है। इसमें इन 5 जिलों पर खास नजर होगी।
सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। पीएम के वर्चुअल संबोधन के लिए प्रदेश में कुल 98 स्थानों पर स्क्रीन लगाई गई है। वहां 500 लोगों के बैठने का इंतजाम है। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में बीजेपी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। तो आज सीएम योगी आगरा में कई सभाएं करने वाले। 1 मिनट के भीतर पूरी खबर समझिए। यूपी के चुनावी रण में हर पार्टी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी है। बीजेपी ने भी वापसी के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। तो पार्टी का हर स्टार चेहरा अपनी ताकत के साथ चुनावी रण में आगे बढ़ रहा है। आज सीएम योगी ताबड़तोड़ कई कार्यक्रम कर रहे हैं। सीएम योगी आज आगरा के 3 विधानसभा के लिए प्रचार कर रहे हैं। फतेहपुर सीकरी, एतमादपुर और फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रचार करेंगे। किरावली, शमशाबाद और आवलखेड़ा में मतदाताओं को रिझाने के लिए छोटी सभाएं भी करेंगे। जबकि मतदाताओं से संवाद के अलावा वो घर घर जाकर वोट भी मांगेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम के तहत सीएम योगी किरावली क्षेत्र में 12:10 से लेकर के 1:10 तक रुकेंगे। इसके अलावा किरावली क्षेत्र में 1:15 से लेकर के 2:15 तक पीएम वर्चुअल रैली में हिस्सा लेंगे। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी 2:40 से लेकर के 3:40 तक रहेंगे। एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी 1 घंटे तक घर घर जनसंपर्क यात्रा करेंगे। सीएम योगी दोपहर 12 बजे लखनऊ से खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से एयरपोर्ट से पहले किरावली जाएंगे। रघुनाथ महाविद्यालय में हेलीपैड बनाया गया है। और चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर लगे बैन को लेकर आज इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक होनी है। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग बैठक करेगा। इस बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि 5 राज्यों में होने वाली रैली और रोड शो पर बैन को आगे बढ़ाया जाए या उसे हटाया जाए। वर्चुअल बैठक में चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। प्रतिबंधों को लेकर आज चुनाव आयोग नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। खबर है कि वर्चुअल बैठक में मतदान वाले राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी और स्वास्थ्य सचिव मौजूद रहेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने 22 जनवरी को अपनी समीक्षा बैठक में 31 जनवरी तक के लिए रैली, रोड शो, जनसभाओं पर प्रतिबंध को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया था। दूसरी समीक्षा बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया था। आपको बता दें कि कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के दौरान ही चुनाव में रैली, रोड शो, बाइक और साइकिल रैली पर पाबंदी की घोषणा की थी। घोषणा के बाद अब तक 2 समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन पाबंदियां अभी भी जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग इस समीक्षा बैठक में कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। और यूपी के चुनावी रण में सूबे के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी से मैदान में हैं। अपना पर्चा दाखिल करने के बाद अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। क्या है वो आरोप? 1 मिनट के भीतर इस स्टोरी में देखिए। समाजवादी पार्टी के टिकट पर स्वार सीट से अपना पर्चा दाखिल करने के बाद यूपी के पूर्व मंत्री रहे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। अब्दुल्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो चुनाव आयोग को गुमराह किया जा रहा है। अधिकारी गुजरे वक्त रामपुर के जिलाधिकारी रहे हैं और इस वक्त मुरादाबाद के कमिश्नर हैं। वो रामपुर के चुनाव को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और उनकी दिलचस्पी इस कदर है चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फ़ोन के स्पीकर खोलकर और उनकी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस लोगों को सुनवा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो यहाँ लोगों से हाथ मिलाने से डरते थे। आपको बता दें कि अब्दुल्ला हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। और एक बार फिर शिवसेना नेता संजय राउत बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी ने संजय राउत पर शराब उद्योग में बड़े निवेश का आरोप लगाया है। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार ने सूबे में सुपर मॉल और किराना स्टोर में वाइन बेचने की अनुमति दी, तो ये बात बीजेपी को अच्छी नहीं लगी। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने अघाड़ी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। महाराष्ट्र में बीजेपी के सीनियर नेता किरीट सोमैया शिवसेना नेता संजय राउत पर आरोप लगाया कि वाइन उद्योग में संजय राउत और उनके परिवार का भारी भरकम निवेश है, तो बड़े उद्योगपतियों के धंधे में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। किरीट सोमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय राउत के वाइन कारोबार से जुड़े दस्तावेज दिखाए। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा था कि वाइन शराब नहीं है, सरकार के फैसले से किसानों को फायदा मिलेगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि संजय राउत का परिवार कुछ महीने पहले एक बड़े वाइन टाइकून के साथ बिजनेस पार्टनरशिप शुरू की है।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि ठाकरे सरकार की सारी गतिविधियां सिर्फ और सिर्फ पैसा जमा करने की है। और अब बात कोविड की। देश में किलर कोविड का कहर जारी है। 24 घंटे में 2,34,000 लोगों को वायरस ने बीमार बना दिया। हालांकि दिल्ली मुंबई में केस लगातार कम हो रहे हैं। 1 मिनट के भीतर कोविड का पूरा डिटेल लीजिए। देश में किलर कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,34,281 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 893 लोगों की मौत हो गई है। देश में इस समय पॉजिटिविटी रेट 14.50% है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 4,10,92,522 है। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 3,52,784 लोग रिकवर हुए हैं। संक्रमण के मामले एक दिन में सबसे ज्यादा केरल में हैं। राज्य में एक दिन में 50,812 लोग बीमार हुए हैं। वहीं कर्नाटक में 33,337 नए मामले सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 27,971 और तमिलनाडु में 24,418 कोरोना केस की पुष्टि हुई है। उधर कोरोना महामारी को लेकर सरकार एक्शन में है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया लगातार राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, लेकिन मुंबई दिल्ली में कोरोना के केस में कमी आई है। दिल्ली में मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। उधर संक्रमण में कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों में कुछ ढील दी है। वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया है। और मैं 1 मिनट के भीतर देश और दुनिया की तमाम खबरें समझने के बाद आइए रुक करते हैं इस वक्त की 10 बड़ी सुर्खियों का। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 11 बजे होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। सदन का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार। पेगासस समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। कामकाज बेहतर रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी आज यूपी में करेंगे वर्चुअल रैली का आगाज। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं को करेंगे संबोधित। 98 जगहों पर एलईडी स्क्रीन के जरिए होगा प्रसार। चुनावी राज्यों की समीक्षा के लिए आज चुनाव आयोग की अहम बैठक। रैलियों पर लगाई गई रोक को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला। मीटिंग में राज्यों के स्वास्थ्य सचिव भी होंगे शामिल। आज आगरा में चुनाव प्रचार करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे। फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद विधानसभा में करेंगे जनसंवाद। चुनावी राज्यों में आज दिग्गजों का नामांकन। अखिलेश यादव सुबह 10:30 बजे करहल सीट से दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दाखिल करेंगे पर्चा। महाराष्ट्र में दुकानों में शराब बिक्री पर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का शिवसेना सांसद संजय राउत पर आरोप। कहा, शराब उद्योग में संजय राउत और उनके परिवार का भारी निवेश। राकेश टिकैत ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। आज के साथ मनाएंगे विश्वासघात दिवस। टिकैत बोले, भारत सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा करें। देश में बीते 24 घंटों में कोविड के 2,34,000 से ज्यादा नए मामले। 893 लोगों की मौत। दिल्ली में 3,000 से ज्यादा तो महाराष्ट्र में 27,000 संक्रमण के नए केस। और गुजरात के धंधुका हत्याकांड में आरोपी मौलाना कमर गनी उस्मानी की आज कोर्ट में हो सकती है पेशी। रिमांड की मांग करेगी एटीएस। मंगलवार को अहमदाबाद में हुई थी किशन की हत्या। In association with Germ Off Surface Cleaner, Germs Off Fragrance On. गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स 9 भारत। अब वक्त हो चला है सुपर 30 का। सुपर 30 में सबसे पहले देखिए देश की बड़ी और अहम खबरें। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। ठीक आधे घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-22 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। एक तरफ बजट सत्र का आगाज हो रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का दौर है। इसके मद्देनजर संसद में खास तैयारियां हैं। बजट सत्र के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल होंगे और सभी पार्टियों के नेताओं से बातचीत करेंगे। सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक मीटिंग दोपहर 3 बजे शुरू होगी और इसमें सभी पार्टी के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे।
बजट सत्र से ठीक पहले पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है और विपक्ष इसको लेकर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के बाद से ही विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। बजट सत्र के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तैयारी पूरी है, तो विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ पूरी तरह से तैयार बैठा है। पूरी उम्मीद है इस बार बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को कई मुद्दे पर घेरने की रणनीति बना चुका है। पेगासस जासूसी मामले पर घेरने की कोशिश, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर घेरने की रणनीति, एयर इंडिया का निजीकरण, दूसरी सरकारी कंपनियों का निजीकरण, राहत पैकेज, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दे। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की लिस्ट में ये सारे मुद्दे होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो बीजेपी एक बार फिर ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। ताबड़तोड़ रैलियों के बीच आज से प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो रही है। पीएम मोदी आज वर्चुअल रैली से इसका आगाज करेंगे, जबकि सीएम योगी आगरा से इस रैली का हिस्सा बनेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी साख कमजोर होता देख बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है, तो बीजेपी को मोदी चेहरे पर पूरा भरोसा है। प्रथम चरण का चुनाव भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में होना है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी की पुरजोर कोशिश में जुटी है, तो भगवा को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता अपनी टीम के साथ डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं, तो अखिलेश यादव अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मैन टू मैन कैंपेन का दावा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनावी मैदान में हैं, तो ये पहली बार है जब अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आज मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रविवार शाम एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपने आवास पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सभी को पूरी जोश के साथ यूपी के विधानसभा चुनाव में जुटने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से विधानसभा की क्षेत्रवार जानकारी ली। इस मौके पर अपने नेता से मिलने के लिए इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद समेत कई जिलों के कार्यकर्ताओं और टिकट लेने वालों की उनके आवास के बाहर लंबी लाइन भी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं की उत्सुकता को देखते हुए अखिलेश यादव ने कोविड नियमों का पालन करते हुए उनसे मुलाकात की। पंजाब का चुनावी रण, 3 चेहरे, सबसे बड़ा दिन आज हाई प्रोफाइल नेताओं का लगेगा जमकर। राज्य में एक ही दिन कई दिग्गज नेता अपने नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल एक ही दिन अपने विधानसभा में पर्चा दाखिल कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से पर्चा दाखिल करेंगे, जबकि सीएम चन्नी बरनाला भदौर से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उधर सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से पर्चा दाखिल करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। संजय निषाद की पार्टी ने कालपी विधानसभा सीट से एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर छोटे सिंह, कटेहरी से अवधेश द्विवेदी, तमकुहिरी से डॉक्टर शिव कुमार और अतरौलिया से प्रशांत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। संजय निषाद ने कहा था कि गठबंधन में उनकी पार्टी को जो भी सीटें मिली है, उन पर उम्मीदवार करीब करीब तय है। पहले निषाद पार्टी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया था। यूपी में करीब 5% निषाद समाज के वोटर हैं। वाराणसी में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर करारा वार किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सियासी तीर चलाते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि बीजेपी की आंधी में पूरा विपक्ष उड़ जाएगा। इसके साथ ही अश्विनी चौबे बोले कि हिंदुत्व को समझने में राहुल गांधी की 7 पीढ़ियां बीत जाएगी। इसके साथ ही अश्विनी चौबे ने प्रदेश की बीजेपी सरकार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि एसपी की सरकार में गुंडागर्दी अपने चरम पर थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी की जीत को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि प्रदेश में बीजेपी 2017 से भी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। उत्तराखंड के लाल कुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने रविवार को विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान बिंदु खता में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे रावत ने युवाओं के साथ कबड्डी के दांवपेच भी आजमाए। इसके अलावा रावत ने हल्दू चौर में गौ रक्षा धाम में गौ माता का आशीर्वाद लिया और मुख्य बाजार में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। रावत ने कहा कि 2024 में देश में कांग्रेस की जीत होगी। मोदी सरकार में आम आदमी परेशान है, किसानों का हाल बेहाल है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग बैठक करेगा। इस बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि 5 राज्यों में होने वाली रैली
और रोड शो पर बैन को आगे बढ़ाया जाए या उसे हटाया जाए। वर्चुअल बैठक में चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। प्रतिबंधों को लेकर आज चुनाव आयोग नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। खबर है कि वर्चुअल बैठक में मतदान वाले राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी और स्वास्थ्य सचिव मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के टिकट पर स्वार सीट से अपना पर्चा दाखिल करने के बाद यूपी के पूर्व मंत्री रहे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। अब्दुल्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो चुनाव आयोग को गुमराह किया जा रहा है। अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो यहाँ लोगों से हाथ मिलाने से डरते थे। आपको बता दें कि अब्दुल्ला हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आगरा में प्रचार के लिए पहुंची। स्मृति ईरानी ने आगरा के जगन्नाथपुरम में पार्टी के लिए प्रचार किया। आगरा पहुंची केंद्रीय मंत्री ईरानी ने नॉर्थ ईदगाह स्थित होटल मार्क रॉयल में पार्टी द्वारा आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि इस बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस में बौखलाहट है। आज किसान सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाएंगे और किसान संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के 9 दिसंबर 2021 के जिस पत्र के आधार पर आंदोलन स्थगित किया गया था, उनमें से कई वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसके चलते जिला और तहसील स्तर पर प्रदर्शन होगा। मोर्चे से जुड़े सभी किसान संगठन जोर शोर से इसकी तैयारी कर चुके हैं। किसान नेताओं का कहना है कि ये प्रदर्शन देश के कम से कम 500 जिलों में आयोजित होगा। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जनता सरकार से खुश होगी तो उन्हें वोट देगी, नाराज होगी तो किसी और को वोट देगी। और अब बात विधानसभा चुनावों की। विधानसभा चुनावों के लिहाज से आज बड़ा दिन है क्योंकि आज कई दिग्गज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। बात यूपी की करें तो यहां अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट के लिए अपना पर्चा भरेंगे, तो वहीं पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भदौर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। पंजाब के कई और सियासी दिग्गज भी आज ही नामांकन करने वाले हैं। इनमें शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद सीट से, तो प्रकाश सिंह बादल लांबी सीट से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कांग्रेस से टूटकर अलग हुए अपनी खुद की पार्टी बनाकर पंजाब के चुनावी समर में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आज ही अपना पर्चा दाखिल करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की पटियाला अर्बन सीट से चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो पंजाब की सियासत का बड़ा दिन है। यूपी में भी कई दिग्गज आज नॉमिनेशन करने वाले हैं। बात करते हैं पंजाब की सियासत की, जहां आज जबरदस्त सियासी हलचल रहने वाली है क्योंकि यहां आज हाई प्रोफाइल नेता नॉमिनेशन भरेंगे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो सीएम चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं। आज सीएम चन्नी भदौर सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने सीएम चन्नी को 2 सीटों से चुनाव मैदान में उतारा है। भदौर सीट से पहले की लिस्ट में चरणजीत सिंह चन्नी को चमकौर साहिब से भी मैदान में उतारा गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज 2 सीटों से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चमकौर साहब से, साथ ही साथ भदौली सीट है क्योंकि कांग्रेस ने इन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है और 2 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। आज प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, साथ ही साथ कई और दिग्गज नेता हैं जो आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। प्रकाश सिंह बादल आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। चन्नी भी आज भदौर सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। पंजाब की सियासत में कांग्रेस का जो अंतरकलह है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिक्कत हुई है। साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से टूटकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है। आज वो भी अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी आज एक ही दिन अपने अपने विधानसभा से नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। सुखबीर सिंह बादल पंजाब की जलालाबाद सीट से, तो प्रकाश सिंह बादल एक बार फिर लंबी सीट से चुनाव मैदान में है। अब बात यूपी की करते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से नामांकन दाखिल करेंगे। पंजाब में पहले 14 फरवरी को वोटिंग होनी थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के अनुरोध पर इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग की तारीख में तब्दीली कर दी। अब एक ही चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। मतगणना 10 मार्च को होगी और फिर नतीजों का ऐलान किया जाएगा। अब अखिलेश की बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में है। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी जिले में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है।
और उत्तर प्रदेश में सीएम की कुर्सी के दो बड़े दावेदार मतलब योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने अपने अपने दलों की सबसे सुरक्षित सीट चुनी है। एक और अखिलेश मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से मैदान में है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की सदर सीट अपने लिए चुनी है। अब आपको दिखाते हैं यूपी की इन दोनों हॉट सीट की पूरी रिपोर्ट, पूरी डिटेल। सर्दी भले ही है, लेकिन यूपी की चुनावी हवा बहुत गर्म है। मोदी और योगी की जोड़ी 2017 की जीत दोहराना चाहती है। तो अखिलेश फिर से लखनऊ के सिंहासन पर पहुंचना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को किसी नहीं सिखा पा रहा, वो हमें क्या नहीं सिखाएगा। इसलिए कारपेट कैंपेनिंग हो रही है, लेकिन यूपी की दो सीटें ऐसी हैं जिन पर हर किसी की नजर है, जिनकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है। और वो सीट है गोरखपुर सदर और करहल। यहाँ की जंग पर सबकी नजर इसलिए है क्योंकि इन दोनों सीटों पर यूपी के दो सबसे बड़े दिग्गज मैदान में हैं और इनका नाम है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। बहुत चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने उन्हें उनके गृह नगर गोरखपुर से मैदान में उतारा। वहीं अखिलेश के लिए अटकलें थी कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से वो फिलहाल सांसद हैं। लेकिन सपा प्रमुख ने चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए मैनपुरी की करहल सीट को चुना। यानी मुख्यमंत्री की रेस के दोनों बड़े चेहरों ने चुनावी कसौटी में खुद को परखने के लिए सुरक्षित सीट का ही चयन किया। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवन से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। अखिलेश यादव भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी तो किसी 403 विधानसभा सीटों पे जाके देखना चाहिए ना। क्यों उस सीट पर जाते हैं जिस सीट पर जाति विशेष का वोट ज्यादा है? ये एक सामान्य अंतर है। ये अंतर वही जो चुनाव में साफ दिख रहा है। हम लोग राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रवाद सबको सुरक्षा और सबकी आस्था का सम्मान का प्रतीक है। उनके लिए चुनाव एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने का साधन है। तीखे बयान और चुनावी वार पलटवार के बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम करहल पहुंची और हमने ये समझना चाहा कि आखिर क्यों अखिलेश यादव ने इस सीट का चयन किया। मैनपुरी के अंतर्गत आने वाली करहल विधानसभा सीट आज की तारीख में कोई आम विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा चर्चित विधानसभा सीटों में से एक हो गई है। आज की तारीख में करहल एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। कारण साफ है, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम राजनीतिक गुरुओं की माने तो उनका कहना है कि सपा मुखिया ने अपने लिए सबसे सुरक्षित सीट चुनी है, क्योंकि अगर समीकरण को देखें, राजनीतिक गणित को देखें तो सब कुछ उनके पक्ष में नजर आता है। क्योंकि अगर करहल में मतदाताओं की देखें तो लगभग 40% मतदाता यादव मतदाता है। 2002 के चुनाव को छोड़ दें तो 1993 से हर बार करहल की सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। सपा की पैठ का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि करहल विधानसभा क्षेत्र में कुल पिछड़ा वर्ग 55% है। इसमें अकेले 38% वोट सिर्फ यादवों के ही हैं। अनुसूचित जाति और सवर्ण 20% हैं। वहीं करीब 5% मुसलमान हैं। यानी हर लिहाज से ये सीट अखिलेश के लिए किसी दुर्ग से कम नहीं। जब हमने वोटरों से बात की तो इसका आभास तुरंत हो गया। बहुत अच्छी बात है, करहल के लिए गर्व की बात है कि करहल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज करहल से चुनाव लड़ रहे हैं।
अखिलेश भैया जीतेंगे यहीं से, अखिलेश भगवान है हमारे। और यहाँ से अखिलेश यादव कम से कम 1 लाख से ऊपर से जीतेंगे। जनता समाजवादी पार्टी को ही वोट देगी। अच्छा, हाँ, अखिलेश भैया को यहाँ से विजयी बनाएगी। अखिलेश यादव का आना यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। वो लोग अखिलेश यादव को बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, मांगने पर अखिलेश आए, ऐसे नहीं आए, जनता ने मांग की है। सभी जनता का उत्साह है जबरदस्त। जी, अखिलेश पर मुझे पूरा भरोसा है। अखिलेश युवा नेता है, युवा का सुनेगा। भारी मतों से जीतेंगे और करेल से सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो रही है और अखिलेश यादव बड़ी तादाद में जीत हासिल कर रहे हैं। 2 लाख से ऊपर जीतेंगे यहाँ से, 2 लाख से ऊपर। हाँ, अखिलेश यादव 2 लाख से ऊपर जीतेंगे। यहाँ क्या, यहाँ आप यहाँ सर्वे कर रही हैं, आप देहात में चल के सर्वे करिए, तब देखिए अखिलेश यादव कितनी डिमांड लोगों को है। जनता की डिमांड है, जनता ने मांग की कि अखिलेश जी आप कैसे भी यहाँ पे आप करेल में आ जाओ, तब अखिलेश जी आए, वैसे नहीं आ रहे थे। अखिलेश जी के लिए तो जनता परेशान है कि मतलब एक बार कृष्ण अवतार दर्शन दे जाए। कृष्ण अवतार मानते हैं यहाँ के लोग। आप सब लोग खुश हैं क्या कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ पर्चा फाइल कर जाए, यहाँ इतनी अच्छी जीत होगी, इतनी अच्छी जीत होगी, इतनी कहीं भी नहीं होगी किसी की, इतनी अच्छी जीत होगी उनकी। क्या कह रहे हैं? यूपी टॉप जीत होगी। वो केवल पर्चा फाइल कर जाएं, और अगर उन्हें टाइम मिले तो, नहीं तो ऑनलाइन कर दें। जनता केवल 20 तारीख का इंतजार कर रही है, 20 फरवरी का यूपी टॉप जीत होगी माननीय अखिलेश यादव जी। करहल की सीट का जातीय समीकरण अखिलेश यादव के पक्ष में है। हालांकि करहल के वोटर अखिलेश को विकास की कसौटी पर भी दूसरों से बेहतर मानते हैं। वहीं इनका आरोप है कि योगी सरकार के 5 साल के शासन में करहल ही नहीं, पूरे मैनपुरी के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। योगी कहते हैं 5 साल महिलाओं की उन्नति की बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए, सुरक्षा के क्षेत्र में बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में बात की जाए, हर क्षेत्र में काम किया है। ये बात मानती है कि नहीं करहल की जनता? जी आप बताइएगा, ये हाथरस की घटना हुई, क्या महिला नहीं थी? हाथरस की वो कन्या को उसका बलात्कार हुआ, रात में पुलिस स्टेशन जलवा दिया गया, क्या वो महिला नहीं थी? ये क्या कहाँ सुरक्षित है? नाव रेप कांड हुआ। क्या हम तो अभी करहल की बात कर रहे हैं ना। करहल क्या, वो करहल क्यों पूरा लोना उन्नाव कांड में पूरा परिवार साफ हो गया, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है? तो आप लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है? सुरक्षा कुछ भी नहीं हुआ है, सुरक्षित। अच्छा, व्यापारी कैसे देख रहे हैं, करहल के व्यापारी इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? व्यापार बहुत ठप हो गया है इस शासन में। भाजपा के शासन में कहीं भी कोई व्यापार नहीं चला, कोरोना के नाम पे पूरा बंद रहा है, सब परेशान है, व्यापारी युवा और सब परेशान है सरकार में। समाजवादी सरकार में यहाँ खुशहाली आएगी। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे माननीय नेताजी ने अपने यहाँ चौधरी चरण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैबरा में बनवाया, उसमें सारी सुविधाएं हैं। हम लोगों किसी की औकात नहीं थी ऐसी बिल्डिंग में, ऐसी फैकल्टी में जो अपने बच्चों को हम लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फीस सही है, बहुत सस्ते में, बहुत सस्ते में, बहुत। आप अगर जाएं आगे 5 किलोमीटर पे चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे है, बहुत बड़ी फैकल्टी है। कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है हिंदुस्तान में जो बहाना हो। योगी सरकार में हम लोगों को, करहल की जनता को, या फिर ये मान लीजिए करहल विधानसभा को यहाँ कुछ नहीं मिला है। सिर्फ यहाँ पे ये मान लीजिए कि केवल हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और कुछ नहीं है। और जब जो भी अखिलेश भैया के यहाँ मतलब राज्य में जो भी हुआ है, सरकार में हुआ है, वो पहले से यहाँ डेवलपमेंट हो चुका है। आगे से यहाँ करहल की जनता को कोई ज़रूरत नहीं है। और जो करहल विधानसभा है, ये एक विधानसभा नहीं, समाजवादी परिवार है। यहाँ जो भी यादव वोटर है वो सब समाजवादी परिवार से जुड़ा हुआ है। हम लोग सब समाजवादी परिवार से ही हैं। और रहा सवाल इस बात का कि अखिलेश भैया का जीतने का, तो यहाँ हमारे यहाँ 1,44,000 समथिंग यादव वोट जो है वो सारा का सारा एक मुश्त अखिलेश भैया को जाने वाला है। और उसके बाद जो 50% है उसमें भी 5% वोट छिटक सकता है जो कि बीजेपी को जा सकता है। बहुत कुछ हुआ है, हाईवे बनवाए हैं अखिलेश जी ने, और भी काम करवाए हैं, और सभी जो नगर की रोडें हैं पक्की हुई हैं उनके शासन में। जनता पहले भी देख रही थी सपा विधायक को, शोभन सिंह जी को, और जब से अखिलेश मुखिया आए तब से 90% जनता अखिलेश के साथ है। और भाजपा ने कोई विकास नहीं किया, 5 साल में एक भी विकास नहीं किया भाजपा ने।
जनता की अगर माने तो करहल की जनता के लिए कहना है कि कहीं से भी लड़ते तो सपा मुखिया चुनाव जीत जाते, लेकिन ये सारी की सारी जनता से चाहती है कि बस वो नामांकन कर ले, बाकी जो तमाम चीज़ें वो यही लोग हैंडल कर लेंगे। यानी कि अखिलेश की यहाँ से चुनाव लड़ने को लेकर के करहल की अधिकांश जनता में खुशी देखने को मिल रही है। इन सभी लोगों की माने तो काम उन्हीं के समय हुआ है, उसके बाद 5 साल यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। करहल के वोटर किसानों के मुद्दे और आवारा पशु को लेकर भी योगी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार की पॉलिसी ने किसानों को बेदम कर दिया है। योगी जी तो कहते हैं कि 5 साल बहुत विकास किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत परेशान है भैया, रात में रखवाई करते हैं, सब फसल में लगा थे, अब एक दिन में सुपड़ा साफ हो जाते। ऐसा है, जो किसान है यहाँ के वो किसान परेशान है। लेकिन सरकार तो कहती है किसानों के लिए कितना सारा काम किया है, चाहे गन्ने किसान की बात की जाए, चाहे किसानों के मुआवजे की बात की जाए। सरकार का कहना है कि लगातार जो किश्तें किसानों को सपा सरकार में नहीं दी गई थी, वो भाजपा के आते ही 2017 में सबसे पहले किसानों को दी गई। उनकी बची हुई किश्तें, उनके मुआवजे वो दी गई, ये बात सत्य है। लेकिन 6000 साल भरे में मिलते हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। साल भरे में 6000 सिलेंडर के ज्यादा लग जाते हैं। साइकिल चलेगी, अच्छा। कमल नहीं खिलेगा, क्योंकि 6000 रुपए मोदी ने दिए हैं। आया समझ में? सिलेंडर 1000 का दिया, लकड़ियां जलाने के लिए कबाड़ा बिनवा दिया, पन्नी से छलाऊ लकड़ी, क्योंकि मिट्टी का तेल गायब ही कर दिया, और रेल बेच दी। साइकिल दौड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? यहाँ विकास किया है अखिलेश ने। अच्छा, तो 5 साल यहाँ कोई विकास नहीं हुआ? 5 सालों में यहाँ क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास। क्यों नहीं हुआ? मौजूदा विधायक सोबरन सिंह तो खुद ही सपा के विधायक कितना कराया है, लेकिन वर्तमान सरकार ने कुछ भी नहीं कराया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी तो अखिलेश यादव की होगी, इससे बड़ी किसी की जीत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जीत किसी की होगी, वो अखिलेश यादव की विधानसभा करहल से होगी। जहां एक तरफ करहल सीट का जातीय समीकरण अखिलेश के पक्ष में है, तो वहीं गोरखपुर सदर ऐसी सीट है जहां सारा जातीय समीकरण ही फेल हो जाता है। इस सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पर वोट जाति के आधार पर नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर के नाम पर पड़ते हैं। हर वर्ग की गोरखनाथ मंदिर से आस्था जुड़ी है। इस बार का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची है गोरखपुर में। और मेरे ठीक पीछे गोरखपुर का ये प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर है जो पूर्वांचल की सियासत को सीधे प्रभावित करता है। गोरखपुर सदर सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीते 33 साल से यहाँ भगवा पार्टी के प्रत्याशी ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीजेपी साल 1989 से 1997 तक के विधानसभा चुनाव में इस सीट को लगातार जीत रही है। 2002 के चुनाव में इस सीट से हिंदू महासभा के प्रत्याशी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जीतने में कामयाब हुए थे, जिन्हें योगी आदित्यनाथ का समर्थन था। बाद में योगी ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। साल 2007, 2012 और 2017 की बात करें तो डॉक्टर राधा मोहन ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। मैं अयोध्या से लड़ता तो लोग बोलते गोरखपुर से भाग गए। मैं मथुरा से या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसी सीट से लड़ता तो लोग मुझे यही कहते। मैं बुंदेलखंड या कहीं और से लड़ता, वहां से भी लोग मुझे यही कहते। आज जब मैं गोरखपुर से जिस सीट पर मैं 5 बार सांसद रहा हूं, वहां से विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं वहां से चुनाव लड़ रहा हूं, पार्टी ने मुझे वहां से अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। देखिए, गोरखपुर की सीट वंशवादी, जातिवादी, परिवारवादी सोच की सीट नहीं। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री तो हैं ही, गोरखनाथ धाम के पीठाधीश्वर भी हैं। जितना करहल की जनता अखिलेश को विकास पुरुष मानती है, उतना ही गोरखपुर के वोटर भी योगी के रंग में रमे हुए हैं। ये महाराज जी जब सांसद थे, हर वर्ग का व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर के आता था और अपनी पीड़ा को महाराज को बताने के बाद महाराज जी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ
लोगों की मदद करते थे। पत्र के माध्यम से करना हो तो पत्र के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से करना था तो फ़ोन के माध्यम से करते थे। और उसी पहलू को आज भी महाराज मुख्यमंत्री होने के बाद 4.5 साल, पौने 5 साल बीतने जा रहा है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सब में विश्वास, इसी नारे के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं तो खुद ही 10 साल पहले यहाँ पर आई थी गोरखपुर में, तो वो बिल्कुल एक गांव जैसा माहौल था। बिल्कुल हर चीज़ में बहुत भीड़ भाड़, कोई अच्छे से यहाँ पर कोई तरीका नहीं था। पर अभी जब मैं आई हूँ तो मैं बहुत ही अच्छा डेवलप देख रही हूँ। बिल्कुल चेंज हो गया है गोरखपुर। तो अभी बहुत माहौल चेंज हो गया है और योगी जी सरकार जो है 4 साल में उन्होंने बहुत लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है और बहुत सुरक्षा फील कर रहे हैं और डेवलपमेंट तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। यूपी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही पहले से कंपेयर में अब बहुत फ़र्क पड़ रहा है। योगी जी अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। तो योगी जी सिर्फ अपने एरिया में काम किए या पूरे उत्तर प्रदेश में काम हुआ है? अभी तो हम अपने जिले में तो अपने जिले का बता सकते हैं, अदर जिलों का तो नहीं बता सकते हैं अभी, क्योंकि योगी जी के जो विधायक है वो काम नहीं कर रहे हैं। योगी जी तो अपने जगह पे सही हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए तो नंबर 1 पे वही है और रहेंगे भी, और सरकार भी आ रही है भाजपा की। यहाँ की काया पलट गई है, यहाँ की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, बाकी सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, पुलिस की व्यवस्था अच्छी हो गई है और वो सब कुछ जहाँ तक मुझे समझ में आता है, सबको समझ में आता है, महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से हो रहा है। आज मैं अगर कंपेयर करूं हैदराबाद और गोरखपुर का, तो जो विकास हो रहा है, जब मैं हैदराबाद गया था 21 साल पहले, तो वही विकास उस तरह से चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे और उन्होंने हैदराबाद को हैदराबाद बनाया, जो कि एक ओल्ड सिटी था, स्लीपिंग सिटी था और आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वही चीज़ मुझे लगता है कि बाबा गोरखपुर के लिए नहीं, पूरे यूपी के लिए कर रहे हैं। यूपी की सबसे हॉट सीट बन चुकी गोरखपुर सदर सीट पर योगी के लड़ने के कई मायने भी हैं। बीजेपी को लगता है कि इससे गोरखपुर के आसपास की 41 सीटों पर सीधा असर होगा। वहीं समाजवादी पार्टी को लगता है कि अखिलेश यादव के करहल की सीट पर चुनाव लड़ने से इस इलाके की 25 से ज्यादा सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। गोरखपुर जिले में मतदान विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में 3 मार्च को होंगे। वहीं मैनपुरी की करहल सीट पर वोट चुनाव के तीसरे चरण यानी 20 फरवरी को डाले जाएंगे। दोनों हॉट सीटों पर वोटरों ने मन पहले से ही बना लिया है। अब देखना यह है कि 10 मार्च का विजेता कौन होता है। करहल से हर्षा चांदवानी, रविकांत राय, गोरखपुर, टाइम्स नाउ, नव भारत।